नमस्कार। आज का दिन एक थोड़ा यादगार दिन भी है। दो तरीके से यादगार है। आज तो एक संविधान का दिन है। इसके आधार पर हमारा राष्ट्र चलता है। राष्ट्र के कुछ नियम बनते हैं, कुछ आचार पद्धति बनती है। उसका दिवस है। तो संविधान के निर्माताओं को एक प्रणाम करते हैं। और दूसरी बात यह है कि आज ही के दिन मुंबई पर बड़ा हमला हुआ था। अतिरेकी प्रवृत्तियों ने यहाँ पर हमला किया था। और मुझे थोड़ा सा फक्र भी है कि उनसे जो पहली लड़ाई शुरू की थी डॉक्टर सदानंद दाते, उस समय के वो जॉइंट कमिश्नर थे या डिप्टी कमिश्नर थे, तो 26/11 के बड़े हीरो थे। उस समय जो अतिरेकी ने कुछ बॉम्ब्स उन पर फेंके, 6 बॉम्ब्स उन पर फेंके गए। उसमें से कुछ टुकड़े और भी अभी एक उनकी आंखों में है और एक घुटने में है। और मुझे फक्र है कि रिश्ते से वो मेरे मामा जी लगते हैं। यद्यपि उम्र में थोड़े छोटे हैं, 2 साल छोटे हैं मेरे से, लेकिन वो रिश्ते से मेरे मामा जी लगते हैं। आज सुबह ही मैंने उनको फ़ोन किया था और पुनर्जन्म की बधाई दी। तो बड़े कठिन समय से वो गुजरे हैं। और उनका स्वभाव कुछ ऐसा है कि जो कुछ भी हुआ तब उन्होंने वो पब्लिक में कभी डिंग नहीं मारी उसकी। बहुत ही करीबी लोग थे, जैसे मैं था, गया था उनको मिलने, तब सब बातें उन्होंने बताई। लेकिन पब्लिक में उन्होंने कभी डिंग नहीं मारी कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। वो जब लोगों को पता चला कि ये इन्होंने क्या किया था, तब कुछ 1-2 इंटरव्यू हो गए और उसके बाद सब लोगों को पता चला। तो ये उनका एक अलग बड़प्पन है दाते साहब का। तो संविधान के निर्माता और दाते साहब जैसे जो वीर थे उस समय, उन सबको वंदन करते हुए आज शुरू करते हैं। पिछली बार हमने देखा था तस्मात् पुरुषम संरक्षण विशेषात राज्यरक्षण। तो मैंने ऐसी केसेस 1-2 ही देखे हैं, और वो राजयक्ष्मा के नहीं थे। लेकिन पुरुष का रक्षण करना, कि जैसे कि मैंने पिछले बार बताया था, राजयक्ष्मा के नहीं हो फिर भी दीर्घकाल जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है या दीर्घकाल जो आईसीयू में बिताया है, ऐसे सब लोगों के एक जो संप्राप्ति बन जाती है, ऐसी संप्राप्ति में पूरा का पूरा परिणमन कार्य पूरा का पूरा बिगड़ जाता है। और इसलिए कभी कभी ऐसा होता है कि मलावष्टंभ इतना जोर से होता है। और दूसरी उसमें एक खासियत रहती है कि जब ये मल बाहर पड़ता है, बाहर बढ़ने तक वो चिल्लाते रहते हैं कि मेरा मल बाहर पड़ना चाहिए, मेरा मल बाहर पड़ना चाहिए। और जब बाहर पड़ता है तब ऐसे पड़ते हैं, वो ग्लानि उनको इतनी आ जाती है कि लगता है कि अभी इनकी उम्र चल गई। इतनी उनको एक ग्लानि या थकावट बोलते हैं, इतनी आ जाती है कि जैसे हाथ पर ऐसे बिछा के से वो पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं। ऐसे कुछ मैंने 2-3 केसेस देखे हैं। और भी एक मैंने कहा था कि ऐसे लोगों को तो कभी कभी ऐसी एक मजबूरी उनकी हो जाती है कि वो गुद में अंगुली प्रवेश करके मल के जैसे पत्थर हो गए वो निकालते हैं। गुद में अपने आप ही अंगुली प्रवेश करते हैं, कुछ अंगुली को स्नेह लगा के, और गुद से वो अपना अपना मल खींच लेते हैं, निकाल लेते हैं, निचोड़ लेते हैं। ऐसी उनकी एक आफत आ जाती है। तो राजयक्ष्मा में भी ये होता है, तो वो या राजयक्ष्मा व्याधि का प्रभाव है, ये अलग।
तो भी ये अवस्था आ सकती है। इसके लिए ध्यान देना जरूरी है। और इसका एक विशेष लक्षण क्या है कि मल प्रवृत्ति होने तक वो चिल्लाते रहते हैं कि मल पड़ना चाहिए, मल निष्कासन होना चाहिए। और मल निष्कासन होने के बाद ऐसा है कि जैसे उनकी कुछ हालत खराब हो जाती है, इतनी हालत खराब हो जाती है कि ऐसा लगता है कि जैसे संन्यास का वर्णन किया ना, काष्ठीभूत मृतोपमा, वैसे वो ऐसे पड़े रहते हैं बेड पर, अपनी शैया पर, बिल्कुल काष्ठीभूत मृतोपमा। डर लगता है कि अभी ये क्या हो गया इनको, ऐसी अवस्था हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना जरूरी है ये। लेकिन याद रखने की बात क्या है कि जरूरी नहीं कि उनको राजयक्ष्मा हो, लेकिन ये लक्षण भी दिखाई देता है। अभी इसकी विस्तार से मीमांसा होनी चाहिए जरा। मैंने तो 2-3 ही केसेस देखे हैं। अगर आपको ये बता रहा हूँ इसलिए कि अगर आप कैसे केसेस देखते हैं तो जरा उसका एक सिस्टमेटिक एनालिसिस कर लीजिए क्या होता है। तो आगे चलते हैं। रसस्रोतेषु रुद्धेषु स्वस्थानस्थो विधीयते। अभी स्रोतसों का रुद्ध होने के कारण स्वस्थानस्थ रस विधीयते। अभी यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे एक पाठभेद भी आ गया है। अभी यहाँ एक बताने की जरूरत है कि इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा पाठभेद, लेकिन चरक अगर आपके पास है मूल संहिता तो देख लीजिए, वहां पे एक विवर्धते पाठभेद भी आया है। तो हाँ, यहाँ पे आया है पाठभेद, ठीक है, अच्छा बात है। तो हाँ, मैं बता रहा था कि अभी जितने भी ऐसे पाठभेद आते हैं पर थोड़ा ध्यान देना जरूरी होता है ग्रंथ पढ़ते समय। जैसे कि पिछली बार मैंने कहा था कि कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है। अभी कल ही मैं वाग्भट पढ़ रहा था, मराठी वाग्भट। तो मैंने उसमें देखा कि अरे बाप रे, इतनी सारी प्रिंटिंग मिस्टेक है कि अर्थ का अनर्थ हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, एक बात। और जो पाठ भेद होते हैं, अगर ग्रंथ हमें अच्छी तरह से पढ़ना है तो पाठ भेदों पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक क्या कह सकते हैं, थोड़ी परिहास की बात यह है कि जो हमें लगता है कि ये जरा अच्छा पाठ है वो शायद प्रक्षिप्त हो सकता है। अभी ये क्या गड़बड़ है जरा थोड़े समझ लेते हैं। क्या होता है कि पुरातन काल में गुरु जी बताते थे और शिष्य सुन लेते थे और वो कंठस्थ कर लेते थे। आगे चलकर जब लेखन की पद्धति आ गई तब कोई बताता था और बाकी कोई लिख लेता था। अभी लिखने वाला जो था वो अगर उसके सुनने में कुछ गड़बड़ है तो भी पाठ में गड़बड़ हो जाती थी। या ऐसी भी शक्यता रहती थी कि उसको लगे कि नहीं, ये गुरुजी तो बता रहे हैं लेकिन ये शब्द अच्छा है, ऐसा भी हो सकता था। ऐसा अभी भी होता है ना, कि जैसे, लेकिन अभी खोरटकर गुरुजी थे मेरे, तो मेरा जरा हस्ताक्षर अच्छा था, अभी भी है। तो हस्ताक्षर अच्छा था तो वो डिक्टेट करते थे और मैं लिख लेता था। ऐसे कुछ एक 3 लेख मैंने उनके लिखे हैं। वो बताते जाते थे, मैं लिख लेता था। तो ऐसा नहीं था कि वो बताते जाते थे और मैं लिख लेता था। कभी कभी चर्चा भी होती थी कि गुरुजी ये आप बता रहे। तो कभी कभी मेरी शंका होती थी, सुझाव नहीं होते थे, गुरुजी को सुझाव क्या दूं मैं, लेकिन शंका होती थी कि गुरुजी ये शब्द अच्छा है कि इसमें ये शब्द अच्छा रहेगा। तो गुरुजी को जो अच्छा लगे तो वो बता देते थे। लेकिन क्योंकि मैं आयुर्वेद का जानकार था, कुछ ना कुछ जानता था, इसलिए मुझे शब्दों में कुछ ऐसा लगता था कि ये शब्द आया तो अच्छा होगा। तो ऐसे भी हो सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि अभी तो मैं तो इतना ज्यादा कुछ अपना दिमाग चलाने वाला नहीं था, क्योंकि गुरुजी ने कहा ठीक है, लेकिन गुरुजी ने ये शब्द कहा तो नहीं, ये अच्छा नहीं है, मैं लिख लेता हूँ ऐसे ही। इसे भी मैं करता नहीं था, लेकिन हो सकता है। और जब ऐसे एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी, ऐसा जब जाता है
तब स्वाभाविक रूप से वहां पे पाठभेदों की निर्मित होती है। तो जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें देखना चाहिए कि जो मूल लेखक है उसका अभिप्रेतार्थ क्या था, और ऐसा अभिप्रेतार्थ जो था वो ढूंढने के समय ऐसा कभी कभी लगता है कि जो अच्छा लग रहा है पाठ यहाँ पे, वो शायद मूल लेखक को अभिप्रेत नहीं था, वो प्रक्षिप्त है, किसी और ने वो वहां पे उसेड़ दिया है। तो ये एक अनुभव की या रिसर्च की एक बात है। इसी तरह से इसको देखिए। चिकित्सा में फर्क पड़ता है क्या? अभी तक मेरा कुछ ऐसा अनुभव नहीं कि पाठभेद के कारण चिकित्सा में कुछ बहुत बड़ा अंतर पड़ा है या निदान में कुछ बहुत बड़ा अंतर पड़ा है, क्योंकि वो सुसंगत ही होता है। ऐसा बिल्कुल उल्टा पुल्टा अर्थ का अनर्थ करने वाला पाठभेद नहीं होता। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक और पाठभेद में अंतर है। प्रिंटिंग मिस्टेक का एक उदाहरण मैंने बताया था, अर्श चिकित्सा में आए जब आगे आएगा तब उसकी चर्चा ज्यादा करेंगे। लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक और पाठभेद ये अलग बात है। अभी ये थोड़ा समय है तो जरा और भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो ये पाठभेदों का एक सुसूत्रीकरण करना और मूल लेखक को अभिप्रेत क्या था, ज्यादा से ज्यादा मूल लेखक की तरफ जाना, इसको कहते हैं क्रिटिकल एडिशन बनाना। अभी क्रिटिकल एडिशन का मतलब क्या है कि जो मूल लेखक ने लिखा है, अभी उसमें तो कई साल गुजर गए, लेकिन मूल लेखक को जो अभिप्रेत था पाठ, उस पाठ की तरफ ज्यादा से ज्यादा सब जितने भी हमारे पास डॉक्यूमेंट है उनकी छाननी करके ज्यादा से ज्यादा ऐसी एडिशन बनाना कि हाँ, यही जो पहले जो चरक जी ने बताया था, पुनरुसु मामूली ने बताया था, वो यही था। ऐसा ज्यादा से ज्यादा उसकी तरफ जाना, इसको कहते हैं क्रिटिकल एडिशन बनाना। ठीक है? यानी कि ऐसा नहीं कि वो अच्छी हो, लेकिन जो मूल लेखक को अभिप्रेत हो उसको बोलते हैं, उसकी तरफ प्रवास करना, इसको बोलते हैं क्रिटिकल एडिशन। तो मैंने ऐसी वृक्षायुर्वेद की क्रिटिकल एडिशन बनाई है। वृक्षायुर्वेद ये एक अलग विषय है, और वो बहुत 1996 में बनाई थी मैंने, जब आप में से बहुत सारे लोगों की उम्र 1 साल या 2 साल होगी तब मैंने उसकी क्रिटिकल एडिशन बनाई थी। तो उपवन विनोद करके एक टेक्स्ट है उसका, वृक्षायुर्वेद का, उसके मुझे 8 मैन्युस्क्रिप्ट मिल गए और 2-3 प्रिंटेड भी उसके मिल गए। तो इन सब की छाननी करके मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रयास ऐसा किया है कि वृक्षायुर्वेद जब भूतल पर अवतरित हुआ उस समय अच्छा पाठ, अच्छा नहीं, उसको क्या अभिप्रेत होगा। और ये बड़ा अच्छा काम रहता है कि उस समय की एक भाषा का एक अध्ययन हो जाता है, लेखक के छंदों के ज्ञान का एक अध्ययन हो जाता है। ऐसा अलग अलग अध्ययन उस निमित्त से हो जाता है। ऐसा मेरा भी हो गया। तो ये एक क्रिटिकल एडिशन की बात है। तब से मैं सोच रहा था कि कभी चरक की भी एडिशन, क्रिटिकल एडिशन बनाओ, लेकिन नहीं हुआ। ठीक है, कोई आगे कर लेगा। अभी भी कर रहे हैं कुछ लोग, मैंने देखा नहीं है वो काम। कुछ कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा मुझे सुना है, मैंने देखा नहीं है। तो चलो, तो अभी यहाँ पे एक पाठभेद के निमित्त से ये चर्चा मैंने की कि क्रिटिकल एडिशन किसको बोलते हैं। और पाठभेद जब देखते हैं तब हमें थोड़ा और भी इधर उधर देखना चाहिए। इसलिए अगर अगर आपको ऐसा लगे कि ये पाठभेद ही अच्छा है, तो पहली शंका आपको आना चाहिए कि अगर ये अच्छा है तो ये प्रक्षिप्त होगा, ये शंका आनी चाहिए। और उस शंका का निरसन कैसे करें? तो चरक के जितने भी टेक्स्ट बने हैं अलग अलग, वहां पे देखें। दूसरी बार टीकाकारों को देखें, क्योंकि टीकाकारों ने कभी कभी उस शब्द पर विवरण किया होता है जो उन्होंने पहले देखा है। यानी कि ऊपर पाठ एक रहता है और नीचे टीकाकार अलग ही शब्द पर विवरण करते हैं। अगर आप गंगाधर देखें तो आपको ऐसे बहुत सारे स्थान मिलेंगे कि ऊपर पाठ है के टेक्स्ट में चरक के, और गंगाधर जी किसी और पर ही प्रवचन कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब था कि गंगाधर जी के पास जो पाठ उपलब्ध है वो कुछ अलग है, और ये जो हमारे हम जो देख रहे हैं आगे, वो पाठ कुछ अलग है।
ये भी एक अध्ययन का विषय हो सकता है। तो ग्रंथचरक पढ़ते समय या कोई भी ग्रंथ पढ़ते समय इतनी सारी बातों का थोड़ा हमारा एक यहाँ पे ध्यान होना चाहिए। चलो अभी अपना विमार्गमन बहुत हो गया, आयुर्वेद पर आते हैं। तो कहा है कि रसस्रोतेषु उद्देशु स्वस्थानस्थो विधीयते जायन्ते व्याधयश्चातः षड एकादश वा पुनः। अभी यहाँ पे जायन्ते शब्द महत्वपूर्ण है। जैसे कि यह अभिक्रिया फिर जायन्ते शरीरे दाता समा सूत्र स्थान के 16वें अध्याय में ये सब श्लोक आया है। अभी वो सह रसः कासवेगेन कासवेग से बहुरूप प्रवर्तते बाहर आने की चेष्टा करता है, प्रवर्तन होता है। और उसके कारण अतः, अभी ये अतः शब्द जो आया है वो कालिक अंतर होता है। और विदाह होने के कारण स ऊर्ध्वम ऊपर की ओर बढ़ जाता है। और कासवेगेन बहुरूप प्रवर्तते, अभी रूप जो है उसका, तो वो रूप क्या बताता है? तो रूप सिर्फ आपको ये उसका रंग, वर्ण या उसका आकार, ये सब बातें बताता है। और रूप से क्या पता चलता है? उसका वर्ण पता चलता है, उसका आकार पता चलता है, 3D एक पिक्चर उसका सामने आ जाता है। तो इस तरीके से वो प्रवर्तते, प्रवर्तते यानी बाहर पढ़ने की चेष्टा करता है, कोशिश करता है। तो उसके कारण अतः, प्रवर्तन होने के बाद, अतः का मतलब है, अतः यानी उसके बाद। अतः शब्द कालिक अंतर बताता है और अतः कारण भी बताता है और कालिक अंतर भी बताता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सब, जैसे आप देख ले किसी भी वेद हो, वेदांत हो, वेद नहीं वेदांत हो या मीमांसा हो या सांख्य हो, योग हो, वहां पे पहली शुरुआत होती है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अतः के कारण उसका कारण बताते हैं और थोड़े अथ से उसका अंतर पता चलता है। और अभी यहाँ पे कारण बताया है कि अतः इसके कारण वो क्या होता है वहां पे? जायन्ति उत्पन्न होते हैं, व्याधयः षड व्याधयः एकादश व्याधयः उत्पन्न होते हैं। और येषाम संगाति योगेन राजयक्ष्मादि कथ्यते, इन सब इसके संगात होने के कारण राजयक्ष्मा कहते हैं। इसका संघात इकट्ठा होना, अभी यहाँ पे संघात का भाव इकट्ठा होना यानी सम्मिलित तो होना। हर एक का अपना अपना अस्तित्व कायम रहते हुए विलीन हो जाना नहीं है उसमें। उसमें अपना अपना अस्तित्व, जैसे कि एक आजकल राजकीय पक्ष इकट्ठा आते हैं और सरकार बनाते हैं, हाँ, तो उसको भी संघात ही कहते हैं। दो चार राजकीय पक्ष एकत्र इकट्ठा गए और उन्होंने कुछ अपना अपना कॉमन एजेंडा करके वो अपना सरकार चला रहे, तो ये, लेकिन उन्होंने अपना अपना खुद का अस्तित्व छोड़ा नहीं है, वो विलीन नहीं हुए है, वो अपना अपना उनका अस्तित्व है। लेकिन उतना उनका अपना अपना एजेंडा भी होगा, लेकिन जो कि इकट्ठा है तो कुछ अपने अपने कॉम्प्रोमाइजेस कर लेते हैं और कॉमन एजेंडा पर वो चलते हैं। ऐसे ही ये संघात होता है, तो इसके कारण उसको राज्य लक्ष्मी कथ्यते। अभी कौन कौन से है ये? तो कासो अंशतापो वैश्वर्य ज्वर पार्श्वरुजा शिरोरुजा छर्दनम रक्त का छर्दन, कफ का छर्दन, श्वास वर्चो वर्चोगदो अरुचि, इतने ये सब एकादश रूपाणि एकादशैतानि यक्ष्मण षड इमानि वा तासो ज्वरः पार्श्वशूलं स्वरवर्चो वदो अरुचिः। अभी सर्वैः अर्धैः त्रिभिर्वापि लिंगैः मांसभक्षये युक्तो वर्जः।
सर्व लक्षणों से युक्त। आवाज आ रहा है किसी का? माइक शुरू है अभी? जरा ये म्यूट करें। हाँ ठीक है। हाँ, तो सर्व ही यानी कि 11 के 11 लक्षण, अर्ध ही यानी 6, या त्रिबेरवापी 6 से भी आधे, लिंग ही अगर ये 6 लक्षण भी मिल जाते हैं तो, और मांस और बल का क्षय हो तो युक्त ऐसा युक्त उसको चिकित्सस्तु वर्जः, और सर्वरूपो अभी अतो अन्यथा, अगर सबके सब रूप मिल जाते हैं या आधे यानी कि 6 या 3 लक्षण, लेकिन मांस और बल क्षय का अत्यधिक परिणाम है, तो आपको ये चिकित्सा उसकी वर्ज्य करनी पड़ेगी। चलो आगे चलते हैं। रूपं तो अस्य यथोद्देश्यं निर्देशामि सभेषजम्। अभी रूपं तो अस्य यथोद्देश्यं निर्देशामि, यहाँ पे भी एक पाठ आया है। रूपम, थोड़े आगे चले गए हम। 48 श्लोक चाहिए, तो ये गड़बड़ हो गया। 48। घ्राण मूले स्थित श्लेष्मा रुधिरम पित्तमेव वा, मारुताधमात शिरसो मारुतम शायते प्रति, प्रतिशाय सतो घोरो जायते देहकर्षणः, तस्य रूपम शिरशूलम गौरम घ्राण विप्लवः, ज्वरः कासः कफोत्क्लेशः स्वरभेदो अरुचिकामः इंद्रियाणाम असामर्थ्यम यक्ष्मा चातः प्रजायते। अभी यहाँ पे बताया है कि घ्राणम मूले स्थित श्लेष्मा रुधिरम पित्तमेव वा, घ्राण के मूल में स्थित श्लेष्मा रुधिरम पित्तमेव वा। अभी ये स्थित शब्द पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। स्थित ये भी एक अवस्था है। स्थित यानी अपने स्थान पर कुपित हुआ, वो दोष होता है। स्थित यानी सिर्फ अस्तित्व में होने वाला नहीं। ये जो आप देख ले कि स्थित दोष, गत दोष, ये अलग अलग परिभाषा है। अगर षटक्रिया काल से हम देखें तो चय, प्रकोप, प्रसर, तो ये प्रसर जो होता है, प्रकोप और प्रसर के बीच की अवस्था होती है स्थित। यानी कि प्रकोप होता है लेकिन वहां पे ही वो स्थिर है, वहां पे प्रकोप होने के बाद स्थित है। यानी कि घ्राण मूल में जो श्लेष्मा है वो अपने कारण से उसका प्रकोप हुआ है, लेकिन वो बाहर पड़ा नहीं है। तद्वच्च रुधिरम पित्त में हुआ, पित्त श्लेष्मा या रुधिर या पित्त। अभी रुधिर की क्या 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 जरूरत है? तो चरक जी ने कहा है अपने सूत्र स्थान में 17वें अध्याय में, वातादयः प्रकुप्यन्ति शिरसि अस्रंच दुष्यति, ततः शिरसि जायन्ते रोगा विविध लक्षणा। तो घ्राण मूल ये शिरस्थान में ही है। तो शिरोरोगी जितने भी है वहां पे एक जरूरी है कि वातादयः प्रकुप्यन्ति शिरसि अस्रंच दुष्यति। तो हर एक शिरोरोग में जो भी उसका रूप हो, लेकिन उसमें वातादि का प्रकोप जैसे होता है वैसे रक्त ये दूष्य भी होता है। तो ये ध्यान देना जरूरी है। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि घ्राण मूल स्थित श्लेष्मा, यानी कि घ्राण मूल में स्थित श्लेष्मा, लेकिन ये श्लेष्मा ऐसा नहीं कि बस ऐसा ही बैठा है अपने आप में, मजा कर रहा है वहां पे बैठकर, ऐसा नहीं है। वो घ्राण मूल में कुपित थोड़ा सा हुआ है, प्रकोप हुआ है, और कुपित होने के बावजूद वो बाहर नहीं पड़ा है, वहां से वही है। तो वहां पे आकर ये जो मारुत आधमात शिरसो, मारुत से जो आधमात होता है, तो मारुतम शायते प्रति, एक उसकी गति बदल देता है, उसके कारण प्रतिशाय होता है। और वो प्रतिशाय कैसा होता है? देह कर्षण। तो
ऐसे ही प्रतिशय का एक मेरा यहाँ पे एक ईएनटी सर्जन है, मेरे पास ही रहता है, दोस्त है हमारा अच्छा। तो ऐसे ही कुछ बातें कर रहे थे हम लोग, तो उसने मुझे एक बात बताई कि प्रतिशय में इतना डिहाइड्रेशन होता है कि जितना द्रवमल प्रवृत्ति में होता है। तो मैंने कहा अरे क्या बात कर रहा है, तो बोला नहीं सर बिल्कुल ऐसा ही होता है कि अगर आपको प्रतिशय है तो आपका एक जो डिहाइड्रेशन का रूप है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है कि आपको द्रवमल प्रवृत्ति हो गई। तो उसका अनुभव है, मैंने तो ऐसा महसूस नहीं किया है लेकिन उसका अनुभव है। तो ठीक है। और एक बात भी है कि जलपान एक चिकित्सा बताई है पीनस में। पीनस जो नासागत व्याधि है उसमें एक जलपान की चिकित्सा बताई है। पीनस पाचक बताया रात्रौ जलपान। तो देखने में थोड़ा अजीब लगता था लेकिन उसकी एक मीमांसा मेरी हो गई। उसने कहा कि ये इतना सारा डिहाइड्रेशन आपको होता है तो पानी पीना जरूरी है प्रतिष्ठा में। और हम लोग कुछ और ही सोचते थे। तो ठीक है। तो अभी यहाँ पे मारुतात् महान शिरसो मारुतम शायते प्रति प्रतिष्ठाय तथा घोरो जायते देह कर्षणा। एक बात उन्होंने कही है कि ततः उसके बाद, उसके कारण और उसके बाद घोरहा जायते देह कर्षणा, देह का कर्षण हो जाता है। और उसके रूप कौन कौन से दिखते हैं? तस्य रूपम शिरशूलम गौरवम घ्राण विप्लव ज्वर कासा कफोत्क्लेश सुरवेदो अरुचि कलम इंद्रियाणाम असामर्थ्यम यक्ष्मा जातः प्रजायते। अभी एक थोड़ी मजे की बात बताता हूँ। यहाँ पे एक राजयक्ष्मा में एक लक्षण होता है कि मैथुन इच्छा। मैथुन इच्छा भी एक उसका एक रूप होता है, अति मैथुन इच्छा राजयक्ष्मा। तो एक रुग्ण एक था प्रतिष्ठाय का, बहुत सारे बार उसको प्रतिष्ठाय होता था, प्रतिष्ठाय होता था। ऐसा नियमित चिकित्सा के लिए नहीं आता था, लेकिन जब भी प्रतिष्ठाय हो जाता था तब आ जाता था। एक बार उसने कहा कि मैं एक बात बताना आपको भूल गया कि मुझे जब ये प्रतिष्ठाय होता है तब मेरी मैथुन इच्छा बढ़ती है। और जब मैं ऐसे प्रतिष्ठाय में जब मैथुन कर लेता हूँ तब मुझे अच्छा लगता है। अभी अच्छा लगना और ठीक लगना ये अलग बात है। जैसे कि मैंने पहले भी शायद बताया होगा कि उपशय और चिकित्सा अलग बात है। ये अच्छा लगना बुरा लगना उपशय अनुपशय ये निदान के लिए जरूरी है, चिकित्सा के लिए जरूरी नहीं है। वो इसको कहते हैं कि मुझे ये करने से अच्छा लगता है तो उससे आपका निदान अच्छा हो जाता है, निदान का दृढ़ीकरण हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत क्या है कि ये मुझे बता रहा था कि ऐसे प्रतिष्ठा जब मुझे होता है तब मुझे मैथुन इच्छा होती है और मैथुन करने के बाद मुझे अच्छा लगता है। तो उसका निदान ही बदल गया ना। पहले तो मैं उसका जो निदान कर रहा था वो प्रतिष्ठा कर रहा था और उसके लिए दवाई दे रहा था। अभी ये बताने के बाद मेरा तो निदान ही बदल गया कि मुझे पता चला कि अरे ये तो अपना जिसको सीधा साधा प्रतिष्ठा है, अपना स्वतंत्र व्याधि नहीं है। ये तो राजयक्ष्मा का एक पार्ट हो सकता है। और उसकी चिकित्सा बदल दी तो उसको जरा थोड़ा अच्छी तरह से उसको चिकित्सा उसकी हो गई। तो उन्होंने जो उस पेशेंट ने जो ये लक्षण बताया था कि मैथुन करने की इच्छा होती है प्रतिष्ठा में, करने से मुझे अच्छा लगता है, तो ये मेरे लिए उपशय और अनुपशय का एक यानी कि निदान का एक मेरा साधन हो गया था। ठीक है। तो ये एक थोड़ी अलग बात मैंने कही। अभी इंद्रियाणाम असामर्थ्यम। अभी इंद्रियाणाम ये अनेक वचन है। तो कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय इनका असामर्थ्य, समर्थ नहीं होते वो, यानी कि उनको दिखता है लेकिन उसका एनालिसिस कर नहीं सकते। उनके हाथ में काम होता है
लेकिन काम पूरा नहीं कर सकते। तो ज्ञानेंद्रियों की और कर्मेंद्रियों की एक असामर्थ्य हो जाता है। तो यक्ष्मा च अतः प्रजायते, और इसके बाद आपको यक्ष्मा हो जाता है, यानी कि ये सब लक्षण दिखाई पड़ने के बाद उसका नॉमेनक्लेचर हो जाता है यक्ष्मा। यक्ष्मा यक्ष्मा उसका एक नॉमेनक्लेचर बन जाता है। जैसे कि अगर 3 लक्षण हो या 6 लक्षण हो, षड्रूप या एकादश रूप, यक्ष्मा उसका एक ये बन जाता है, उसका नॉमेनक्लेचर बन जाता है अगर ऐसा हो जाता है। चलो आगे चलते हैं। पिच्छिलम बहलम विस्रम हरितम श्वेत पीतकम कासमानो रसम यक्ष्मी निष्ठीयोति कफानुगम। तो जो कहा गया है कि कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तते, जो कहा है ना पहले, कौन से स्वर में, कौन से 43 श्लोक में कहा है कि कासरूपो प्रवर्तते, कासवेगेन बहुरूपः प्रवर्तते। ये जो उसका विवरण अभी हो रहा है। पिच्छिलम, तो कासरूपेण बहुरूपा कैसा परिवर्तन होता है? पिच्छिल, बहल बहुत सारा, विस्र, विस्र ये गंध का एक विशेष लक्षण है। हरित, श्वेत पीतकम, विश्वेत और पीत ये वर्ण ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी आभा रहती है, यानी कि एक थोड़ी चमक रहती है। श्वेत ही होता है लेकिन चमक रहती है, पीत भी होता है लेकिन चमक रहती है। विस्र तो गंध का विशेषण है। पिच्छिल ये कफ का है, उसका एक स्पर्श विशेष है। पिच्छिल स्पर्श से समझने वाला, ये आंखों से भी समझता है, लेकिन स्पर्श बहुल ये गुण है। बहल मात्रा का गुण है। और कासमानो रसम यक्ष्मी इष्टियोति कफानुगम, कफ और रस उसका बाहर निकल जाता है। चलो आगे चलते हैं। अंशपार्श्वाभितापस्य संताप कर पादयो ज्वरसरमागश्येति लक्षणम राजयक्ष्मणः। ये इस प्रकार के लक्षण क्या होता है? अंश पार्श्वाभितापस्य, अंश जो मर्मा है उस एरिया में, पार्श्व, पार्श्व आपको मालूम है, अभितापश्च, अभिताप यानी वहां पे एक ताप की संवेदना होना। करपाद का संताप, करपाद का हाथों का और पैर का संताप, अभिताप संताप, ये उसके अलग अलग विशेषण है, उसकी एक छटा है, उसकी तीव्रता बताने वाली एक छटा है। ज्वर सर्वांग गश्येति, सर्वांग में ज्वर होने की एक प्रचिति होती है। ये सब राजयक्ष्मा के लक्षण बताए जाते हैं। यानी कि एकादश राजयक्ष्मा अलग है, षड्रूप राजयक्ष्मा अलग है, और ये औसपार्श्वविदापश्य संतापक कर पादयो ज्वर सर्वांगश्येति, ये टिपिकल लक्षण ये अगर है और उसके साथ है तो आप उसको राजयक्ष्मा कह सकते हैं। अभी ऐसी बात नहीं है कि ये 3 लक्षण आपको अलग अलग इसमें भी दिखाई देंगे, तो इसके लिए थोड़ा अभी यहाँ पे व्यवच्छेद कैसा करना है। ये 3 लक्षण देते हैं तो जरूरी नहीं कि आप उसका राजयक्ष में हो, तो उसका व्यवच्छेद करने के लिए आपको निदान देखना पड़ेगा। ये संप्राप्ति उसी तरह से हुई है या नहीं हुई है, वो देखना पड़ेगा। नहीं तो ये अवसर पार्श्वताप संताप कर पादयो, ये तो लक्षण जिसको हम डायबिटिक कहते हैं उसमें भी दिखाई देते हैं। ज्वर सर्वांगश्येति ये भी डायबिटिक में दिखाई देता है। तो आप अगर आपके पास ये शुगर का रिपोर्ट लेकर कोई आ जाता है और उसको ये लक्षण दिखाई देते हैं, तो आप वहाँ गड़बड़ करके उसका या राजयक्ष्मा निदान ना करें। देखें कि अगर ये सब जिस तरीके से कारणों की एक परंपरा चलते हुए संप्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। अगर कारणों का चलते हुए एक संप्राप्ति हुई है तो जरूर वो राजयक्ष्मा हो सकता है। नहीं तो क्या हो जाता है, बहुत सारी बार ऐसा हो जाता है कि ये पेशेंट आया था और मैंने तो उसका निदान, तो उसमें कुछ सेटिंग मानने की जरूरत नहीं है। अगर संप्राप्ति उसी तरीके से हुई है तो आप बिल्कुल कह सकते हैं। अगर संप्राप्ति नहीं हुई है तो सिर्फ लक्षणों का मिलना जुलना देखकर आप नॉमेनक्लेचर ना करें, उसका नामकरण ना करें तो ही अच्छा होगा। विशेषतः नए लोगों को ये सब बताना पड़ता है, क्योंकि जब थोड़े से लक्षण की एक दिखाई देता है किसी 2-3 लक्षण, तो उसका नॉमेनक्लेचर मैंने ऐसा बहुत बार देखा है
कि कुछ लक्षण बोले तो उसका डायरेक्ट निदान उसने गतवात या अवृतवात कर लिया। तो मैं थोड़ा अचंभित रह जाता हूँ कि अरे इसकी संप्राप्ति अभी हुई नहीं है 6 दिन भी, और 1-2 दिन में कैसे उसका गतवात या अवृतवात हो गया। 2 दिन में 3 दिन में गतवात अवृतवात होना है तो कुछ काल तो लगेगा ना। सिर्फ लक्षण उसके दिखाई देते हैं इसलिए गतवात या अवृतवात की निदान करना और उसी तरीके से चिकित्सा देना तो ठीक है, लेकिन वो ग्रंथ के अनुसार नहीं है। तो अभी इस सत्र में इतना ही करते हैं, एक 5 मिनट का विश्राम करते हैं और बाद में आगे वाला सुनेंगे। 5 मिनट का गैप। तो आगे कहते हैं वातात् पित्तात् कफात् रक्तात् कासवेगात् सपीनसात् स्वरभेदो भवेद वातात् भवेत। स्वर का भेद कैसे होता है? अभी यहाँ पे भेद संज्ञा कुछ विशेष बताती है। भेद यानी व्यावहारिक अगर दृष्टांत देना है तो जरा देखना पड़ेगा कि अगर आपने तलवार का युद्ध देखा होगा या छुरी देखी होगी, तो उससे हृदय में जो एक प्रवेश करते हैं तलवार का या दंड का, उसको कहते हैं भेद। यानी किसी एक ठराविक नियत इस पर एक आघात हो जाना, उसके कारण उसका भेद हो जाता है, टुकड़े हो जाते हैं। भेद यानी टुकड़े हो जाना। तो अभी ये वातात पित्तात कफात रक्तात कासवेगात सपीनसात स्वरभेदो भवेत। स्वरभेद होता है। वात पित्त कफ ये तो दोषों के हैं, रक्त दूष्य है, और कासवेग के कारण ये उसका एक हेतु है। पीनस ये भी उसका उत्पादक हेतु है। कासवेग भी उसका उत्पादक हेतु है। और ये जो लक्षण वात पित्त कफ ये उसके दोष है, उत्पादक दोष। रक्त ये उसका उत्पादक दूष्य है। तो वाता तो भेद जो होता है, जो टुकड़े होते हैं, तो वात से कारण रुक्ष क्षाम चला स्वरहा। वात के कारण उस स्वर का भेद कैसे होता है, यानी टुकड़े हो जाते हैं। वो रुक्ष एक उसमें रुक्षता आ जाती है। अभी ये तो महसूस करने की बात है, ऐसे बता नहीं सकता, मैं आवाज नहीं निकाल सकता। क्षाम चलह स्वरहा, चला यानी थोड़ी एक उसमें गति आ जाती है। पित्त से तालुकंठ परिप्लोषः पित्ताद वक्तुम असूयते। सहमा हुआ या पकड़ा हुआ सूरज आता जाता है। और स्वरः खुरखुरायते एक खरखर आ जाती है। सन्नो रक्त विबद्धत्वात् स्वरः कृच्छ्रात् प्रवर्तते। रक्त विबद्धत्वात् जो उसमें सन्न हो जाता है, एक क्या कहते हैं उसको, सन्न को क्या कहे हिंदी में, उसका एक जो पेस्ट जैसे हो जाता है। रक्त विबद्धत्वात् रक्त का एक रक्त विबद्ध हो जाता है, इसलिए वो स्वर और का एक, हाँ अभी अच्छा शब्द मुझे नहीं याद आ रहा है, बाद में कुछ याद आ गया तो बता दूंगा। स्वरः कृच्छ्रात् प्रवर्तते। अभी यहाँ की प्रवृत्ति देख लीजिए। वात के जो होते हैं वो बोलने की उसको इच्छा रहती है, लेकिन रुक्ष और चल उसका आवाज हो जाता है। पित्त के कारण जो हो जाता है उसमें बोलने की इच्छा ही कम हो जाती है। और जो कफ के कारण जो होता है स्वर भेद, उसमें बोलने की इच्छा रहती है, बोलते भी है, लेकिन विबद्ध और खुरखराहट उसमें आ जाती है। तो ये स्वर भेद है। अभी यहाँ पे ये तो एक व्याधि का एक लक्षण है, तो उसमें व्याधि के कारण हो जाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जिनको अत्यधिक बातें करने की जरूरत होती है, जैसे कि एक शिक्षकों के एक नोबल प्रोफेशन में कोई लोग रहते हैं
कि उनको दिन भर पढ़ाना रहता है, तो उनका भी ऐसा ही थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। यानी कि अगर कोई शिक्षक है, पढ़ाता है, तो छोटे क्लास है तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन कभी-कभी थोड़े शैतान बच्चे रहते हैं, तो चिल्लाना पड़ता है। तो ये अलग-अलग ही उनकी संप्राप्ति हो जाती है। तो आप निदान करते समय स्वरभेद का इस पर ध्यान देना ज़रूरी है। ये अगर शिक्षकों के प्रोफ़ेशन में है, या कोई अगर कारखाने में काम करता है और उसको एक 10 लोगों को सूचना देनी पड़ती है, तो स्वाभाविक रूप से वो चिल्ला-चिल्ला कर ही सूचना देगा। उसके कारण होने वाला स्वरभेद ये तत्कालीन होता है। अगर उसका ये काम चलता ही रह गया, तो आदत सी पड़ जाती है और वो ऐसे ही बातें करते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है। और अगर आपको ऐसा पता चले कि ये इसको किसी आदत नहीं है, ये कुछ नहीं है, और फिर भी अगर वह स्वरभेद है, तो आपको देखना पड़ेगा कि ये स्वतंत्र है या परतंत्र है। और ये अगर स्वतंत्र स्वरभेद है कि लक्षण ये हुए हैं, लक्षण नहीं, हेतु ये हुए हैं, राज्यक्षमा हुआ है और उस राज्यक्षमा का एक रूप स्वरभेद है, तो उसकी बात अलग है। लेकिन ये स्वरभेद अपना अपना भी स्वरभेद नाम का एक स्वतंत्र व्याधि हो सकता है, और उस पर आपको व्यवच्छेद करना होगा कि ये स्वरभेद स्वतंत्र है कि परतंत्र है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ एक 3 साल हो गए, अ, हमारे कुछ वर्ग मित्र बहुत दिन ऐसे मिले नहीं थे, सामने मिले नहीं थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा कोई मित्र गांव से आने वाला था, तो उसने कहा कि मैं सब लोगों को इकट्ठा ही मिलूंगा। मैंने कहा अच्छी बात है। तो एक मेरा दोस्त आ गया और उसने कुछ कहा, है कैसे हो? तो बस उसने उतना ही कहा, तो मैं उस पर चिल्लाया कि तू गया अभी, और चिल्लाया। और स्वाभाविक है कि मित्र था, तो मैंने जी भर के उसको गालियां भी दी और उसको कहा कि अभी क्या, अभी तू जाके ये तरह ईएनटी से ये चेकअप कराओ, ये कुछ गड़बड़ है। और तो मित्र बोले, अभी इतने दिन के बाद मिले, 2-3 महीने के बाद मिले, तो ये क्या गंदी गंदी बातें कर रहा है तू? और थोड़े नाराज भी हो गए कि यार क्या है, अभी मिले तो ये कितनी गंदी बातें कर रहा है, ये इंटी कुछ दिखाने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं। तो बोला, वो मित्र भी बोला, नहीं नहीं यार, 2 महीने से है और मैं ले रहा हूँ कुछ मेडिसिन, अपने ले रहा हूँ, कुछ मेरी बीवी दे रही है, वो भी मालूम था इसका स्वाभाविक स्वर कैसा है, कैसे बोलता है। और वो जो स्वर भेद था, वो बिल्कुल जिसके बताया है ना कि के वात, जो स्वर भेद जो बता ना, रुक्षा क्षाम शला स्वरा, ये सब उसमें उपस्थित था। तो मैंने कहा कि ये इसका स्वाभाविक लक्षण नहीं है, और बाकी जो हट्टा कट्टा दिख रहा है, तो ये भी नहीं है, राजक्षमा होने की भी संभावना उसको नहीं है। इसका मतलब ये कुछ परतंत्र उसका स्वरभेद है, और उसका स्थानिक कुछ विकृति हो सकती है। तो उसकी गले की जब सब स्कोपी वीपी कर ली, तब वो वहाँ पे प्री मैलिग्नेंट, वहाँ पे ये था, सब ठीक हो गया, अभी तो ठीक चल रहा है उसका। लेकिन ये ऐसा थोड़ा आपका अध्ययन थोड़ा होना चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे बोल रहे थे, सन्नो विभक्त स्वर कुशरत प्रवृत्ति। तो यहाँ स्वर भेद के अलग अलग रूप बताए हैं। वात स्वर भेद में बोलने की इच्छा रहती है, बोल सकते हैं, लेकिन स्वरों का जो आविष्कार होता है वो ऐसे होता है। पित्त से बोलने की इच्छा रहती नहीं, जब बोलता है तब बोलता है कि तालुकंठ का परिक्लोश हुआ है। कफ में भी उसकी बोलने की इच्छा रहती है, और लेकिन विबद्ध स्वर रहता है, और खुरखरायते, खुरखरायन उसमें होता है। और रक्त में, रक्त जब दूष्य होता है, तब स्वर कृच्छ्रात प्रवर्तित। अभी यहाँ पे आगे चलते हैं। कासाति वेगात कर्षण, पीनसात कफवातिका, पार्श्वशूलम तो अनियतम संकोचायाम लक्षणम। ये कहाँ गए हम? तो यहाँ पे त्रिदोष के लक्षण बताए गए हैं। पार्श्वशूलम तो अनियतम, कासाति वेगात कर्षणा। अभी वो रूप कैसे देता है?
पीनसात् कफवातिकः पार्श्वशूलं तो अनियतम संकोच आयाम लक्षणम। कदाचित संकोच रूप दिखता है, कदाचित आयाम रूप दिखता है, लेकिन पार्श्वशूल ये अनियत रहता है। शिरशूलम ससंतातम यक्ष्मण स्यात् स गौरवम। अभी ये वाला जो यक्ष्मी है वो इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। चलो आगे चलते हैं। आगे अभिसन्ने शरीर हेतु 57। अभिसन्ने शरीर हेतु यक्ष्मिणो विषमाशनात् कंठात् प्रवर्तते रक्तम श्लेष्मा च उत्कृष्ट संचितः। अभिसन्ने शरीरे यक्ष्मिणो, अभी अभिसन्ने का एक पाठभेदी भी आया है, अति खिन्ने शरीर। अभी तो मुझे लगता है कि अति खिन्ने शरीर ये उचित लगता है, क्योंकि अभिसन्न इसका कुछ अभी यहाँ टीकाकारों का मत देख ले तो अभिसन्न का अभिषंद इसमें भी उन्होंने अमिता सन्नो अभिसन्ना टीकाकारों ने अर्थ किया है। अभिषंद ऐसा भी एक पाठभेद आया है और अति सुन्ने ये भी एक पाठभेद आया है। तो इसका आपको जरा थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। मुझे खुद को अभिषंद या अभिखिन्न ये दोनों अच्छे लगते हैं, और अभिषंद तो ज्यादा अच्छा लगता है, किंतु अभिपूर्व सिद्धते कथम रूप सिद्धिर्भवति इति चिंतनीय। अभी टीकाकारों का ये मत भी चिंतनीय है, तो इसलिए मुझे लगना या ना लगना ये जरूरत नहीं है। तीनों की तरफ से आप संप्राप्ति का थोड़ा अध्ययन कर ले तो अच्छा होगा। लेकिन ये तो कारण है, क्या दिखता है? विषमासन के कारण कंठात प्रवर्तते रक्तम, और तथा रक्ता कंठात प्रवर्तते रक्तम श्लेष्मा च, तो कंठ से रक्त और श्लेष्मा प्रवर्तन होता है। उत्कृष्ट संचिता, उत्कृष्ट होने के कारण, संचित होने के कारण उत्कृष्ट हुआ। जैसे कि मैंने कहा कि पहले जो स्थित बताया गया है ग्रहण मूल्य स्थित श्लेष्मा, तो यानी पहले वो संचित होता है। यहाँ पे उन्होंने बताया मेरे को मालूम है, ऐसा में थोड़ा मेरी एक बुरी तक है, इसलिए पूर्व निपात क्या है इस पर मैं भाषण नहीं करूंगा। तो कंठाल प्रवर्तते रक्तम श्लेष्मा जो संचित है, और उसके कारण जो उत्कृष्ट हुआ है, संचित होने के कारण कंठ से जो उत्कृष्ट हुआ है, जैसे कि पिछले इसमें भी देखा ग्राण मूले स्थित श्लेष्मा, वैसे ही कंठ से जो स्वाभाविक वहां पे श्लेष्मा है संचित है, उसके संचित होने के कारण, अभिषंद के कारण या विषमाशन के कारण या दोनों के कारण वो उत्कृष्ट हो जाता है और बाहर आने की प्रवर्तन करता है, और रक्त भी उसके साथ चला जाता है। तो अभिसन्ने शरीर हेतु, अभिसंदे शरीर हेतु या अति खिन्ने शरीर हेतु यक्ष्मीणा, यक्ष्मी जो व्यक्ति होता है वो अगर विषमाशन करता है तो वहाँ के संचित हुआ हुआ श्लेष्मा और रक्त दोनों बाहर पड़ते हैं। ऐसा कहने का एक ये उनका तात्पर्य है। आगे चलते हैं। रक्तम विबद्ध मार्गत्वात् मांसादीन न अनुपद्यते। अभी यहाँ पे भी एक नोपपद्यते उपपद होना या पे प्राप्त ना होना, यही करने का मतलब है। रक्तम विबद्ध मार्गत्वात्, रक्त विबद्ध मार्ग, सब मार्ग विबद्ध हो गए हैं, तो जो रक्त आगे चलना चाहिए, परस्पर उपसंस्तब्धा धातु स्नेह परंपरा ऐसा है। और एक भी अलग ही भी मान्यता है कि रसाद रक्तम ततो रक्त, रसाद रक्तम ततो मांसम मांसात मेदो सत्य। तो इस तरीके से रस से रक्त, रक्त से मांस ऐसे बनते हैं। तो रक्तम विबद्ध मार्गत्वात् मांसादीन नानुपद्यते, नोपपद्यते, ऐसा भी एक पाठभेद वहां पे हो सकता है, लेकिन वो उस पर इतनी बहस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे मांसादी में उत्पन्न नहीं हुआ है, ये कैसे उसका डायग्नोसिस करें
कि यहाँ पे रक्त का उत्पन्न हुआ है, लेकिन वो मांस में नहीं गया है और उसके कारण आगे वाले धातु भी नहीं चले गए। तो ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा दिखता है जब पेशेंट हम देखते हैं, तब ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ में मैं एक उदाहरण के तौर पर एक एक पेश करता हूँ आपको, तो जरा थोड़ा ये स्पष्टीकरण के लिए है, सिद्ध करना नहीं है, मुझे स्पष्ट कर रहा हूँ। एक महिला थी, कुछ 40 साल की थी, 2 डिलीवरी हो चुकी थी और उसका अचानक एक ये शुरू हो गया कि उसके स्तन से स्तन्य प्रवर्तन होने लगा अचानक, लेकिन सुबह ऐसे शुरू हो गया। डिलीवरी तो 2 हो गई थी, वो 40 साल की थी तब, उसकी उम्र जब 30 साल थी तभी उसकी दोनों डिलीवरी हुई थी। उसके बाद प्रेगनेंसी के कुछ चांसेस नहीं थे, लेकिन सहसा अचानक उसके एक दिन ये स्तन्य का प्रवर्तन शुरू हो गया। तो कुछ लोगों से चिकित्सा करके ठीक नहीं हुआ तो मेरे पास आ गई। तो मुझे भी ये कि ये स्तन्य कैसे निर्माण हो गया, अभी स्तन्य है कि नहीं ये देखना भी एक काम जरूरी था। लेकिन जब देखा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ये स्तन्य का ही रूप है, मतलब निदान करना थोड़ा मुश्किल था। तो मैंने ये जो रक्त की उत्पत्ति है स्तन्य की, तो रसाद रक्तम तथा स्तन्यम, रस से रक्त और स्तन्य दोनों उत्पन्न, रस से रक्त और स्तन्य उत्पन्न होते हैं। तो मैंने सोचा कि शायद ये रस से रक्त नहीं उत्पन्न हो रहा है, सिर्फ स्तन्य उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब इसका कुछ धातु अग्नि की ही विकृति है। और जब देखा तो मुझे पता चला कि इसके रक्तक्षय के भी लक्षण दिखाई दे रहा है। रक्तक्षय जो दिखाई दे लक्षण दिखाई पड़ते हैं ना, रक्त अम्ल शिशिर पीड़िति, सिरा शिथिल रुक्षता, उसके बाद कुछ मांसक्षय के कुछ थोड़े से स्वाभाविक लक्षण, मेदक्षय के स्वाभाविक लक्षण। तो मैंने वो निदान ऐसे किया कि ये रस का जो परिणमन है वो सिर्फ स्तन्य पर हो रहा है, और स्तन्य के हो रहा है और रक्त के बाकी धातुओं पर नहीं हो रहा है। और उनको मैंने चिकित्सा दे दी, कुछ लघुमालिनी वसंत और ये सब दे दिया कि जो रस धातु अग्नि को अच्छी तरीके से प्रदीप्त करे और रस का परिणमन जो होना चाहिए वो अच्छी तरीके से करे। तो वो 7 दिन में ही वो ठीक हो गया। अभी तक उसको कुछ मैलिग्नेंसी वगैरह नहीं निकली, और अभी इसको भी लगभग 31 साल हो गए, अभी तक वो महिला हमारे संपर्क में है। कुछ आज तक कुछ नहीं हुआ है, वो जब हुआ था तब 15 दिन। और उसके बाद हाँ, बताने की बात यह कि ऐसे ऐसे बहुत सारे पेशेंट मुझे देखने पड़े, मैडम को भी देखने को मिल गए कि ये सिर्फ स्तन की निर्मित हो रही है, स्ट्रक्चरल कुछ डिफेक्ट नहीं है, लेकिन कुछ सिर्फ स्तन की निर्मित हो रही है। तो अभी ऐसा नहीं कि इन सबका निदान एक ही किया और सबको एक ही चिकित्सा मार दी कि चलो लोगोमालिनी ले लो और ठीक हो जाओ, ऐसे नहीं, अलग अलग निदान था। लेकिन ये जो है कि रक्तम विबद्ध मार्गत्वात् मांसादि नानुपद्यते नोपपद्यते, यानी कि रक्त ये उत्पन्न हुआ है, रस का रक्त हुआ है, लेकिन विबद्ध मार्ग के कारण वो नहीं जा रहा है। अभी जो मैंने आपको बताया कि वो क्या था कि रस का परिणमन ही नहीं हो रहा था जहाँ होना चाहिए रक्त में, और वो होना चाहिए जहाँ होना नहीं चाहिए था स्तन्य में, वहां पे हो रहा था। तो इसलिए मुझे उसकी चिकित्सा करनी पड़ी। अभी यहाँ पे अगर ऐसा ही होता है कि ऐसे ही लक्षण मुझे दिखाई देते कि रक्त के लक्षण तो अच्छे है, रक्त की स्वाभाविक जो लक्षण है रक्त अच्छे होने के वो दिखाई रहेगा, लेकिन मांस का क्षय है, मेद का क्षय है, तो ऐसे यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये रक्त तो ठीक है, लेकिन विबद्ध मार्ग अगर है तो उसकी चिकित्सा अलग होगी। यहाँ पे धातु अग्नि का मानदेय है तो उसकी चिकित्सा अलग होगी, जाठर अग्नि का मानदेय है तो उसकी चिकित्सा अलग होगी। लेकिन एक मैंने बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने जो केस बताई उसमें कि रस का परिणमन, धातु का परिणमन उपधातु में हो रहा था, ना कि आगे वाले धातु में। इसका मतलब यह है कि उसके धातु अग्नि का ही कुछ विकृति है। यहाँ पे उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रक्तम विबद्ध मार्गत्वात्, विबद्ध मार्ग होता है, तो विबद्ध मार्गों को आपको रेडीमेड डायग्नोसिस ही दिया है, तो आपको चिकित्सा उस तरीके से करनी होगी। और वो रक्त क्या होता है, आमाशयस्थम उत्कृष्टम बहुत्वात् कंठमेति च,
वातश्लेष्म विबद्धत्वात् उरसा श्वासम रुच्छति, दोषे दोषेर उपाते चाग्नो सपिच्छम अतिसार्यते। अभी यहाँ पे एक रक्त की विकृति जो बताई है, उसमें ध्यान देने की बात क्या है? तो जो उर की निर्मित होती है वो शोणित फेन प्रभवा फुफ्फुसा। तो रक्त ऐसा अगर उसका विबद्ध मार्ग आगे ही जा नहीं रहा है तो क्या होगा कि शोणित का जो फेन बनना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो उसके कारण उसका जो विबद्धत्वात् उरसहा, उर की जो विबद्ध अवस्था हो जाती है वो कैसे हो जाती है कि शोणित का फेन बनता नहीं है। फेन बनने के लिए जो कुछ भी उसकी उष्णता चाहिए, जो ऊष्मा का एक बल चाहिए, अग्नि का जो एक बल चाहिए, कंटिन्यू चाहिए और बल चाहिए, विबद्ध मार्गत्वात् वातश्लेष्म विबद्ध होने के कारण ये उसका फेन ही नहीं बन रहा है। तो उसकी श्वास प्रक्रिया बदल जाएगी। तो ये आपको चिकित्सा का यहाँ पे रूप भी बदल जाता है। यहाँ पे आपको वातश्लेष्म का विबद्ध दूर करना है और एक तो दूर करना है, उसके बाद शायद अग्नि अपना अपना काम करे और रक्त का परिणमन हो जाए, रक्त का फेन होना शुरू हो। रक्त का फेन अगर शुरू हो जाता है अच्छी तरीके से तो उर में अच्छा शोणित फेन प्रभाव है, जो फुफ्फुस है वो अच्छी तरीके से काम करेंगे और श्वास लेना ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ना कि श्वास की चिकित्सा करनी पड़ेगी, लेकिन वात श्लेष्म विबद्धत्वात् इसकी चिकित्सा आपको करनी पड़ेगी, यद्यपि आपको रक्त की विकृति दिखाई देती है तब भी। तो ऐसे ही होता है जब हम ग्रंथ पढ़ते हैं तब उसकी छोटी छोटी बातें पता चलती है। इसलिए ग्रंथ का जो अध्ययन है वो नित्य होना चाहिए, अभ्यास होना चाहिए, पुनः पुनः शीलन होना चाहिए। क्योंकि छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम जैसे कहते हैं ना कि अर्के चेत मधुविंदेत, यहाँ पे घर पे ही आपको कुछ मिल रहा है, अरे यार दे देना, मार दे रट्टा, इससे वो ठीक हो जाता है। क्या बोलते हैं आप, पॉपुलर बच्चों की एक स्लैंग है, इसका रिजल्ट मुझे मिल गया। तो इसके रिजल्ट मिल जाता है तो काय को दिमाग लगाने का इजाजत। दोषे रूप आता है कि वातश्लेष्म नहीं, ऐसा नहीं। आपको अगर कंसल्टेंट बनना है तो यहाँ पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो आप ये अच्छी जीपी बन सकते हैं, उसमें भी कुछ बुराई नहीं है कि ये हो गया चलो ये ले लो, जाओ अभी घर जाओ, बाकी बाद में देखेंगे, ऐसा नहीं। अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है, कंसल्टेंट बनना है, तो अध्ययन तो रोज का होना चाहिए। तो चलो, आमाशय सम उत्कृष्टम। अभी यहाँ पे भी एक स्थ शब्द आया है, आमाशयस्थम। अभी ये आमाशयस्थ जो है, स्थ शब्द जो है वो बताता है कि आमाशय में जो स्वाभाविक रूप से कफ होता है उसकी बात यहाँ नहीं चल रही है। आमाशय में जो कफ प्रकोपित हुआ है और प्रकोपित होने के कारण वहां पे पड़ा रहा है लेकिन बाहर नहीं चला गया, तो ऐसा कफ यहाँ पे उत्कृष्ट होता है और बहुत बार कंठ में ऊपर की तरफ आता है। और वातश्लेष्म विबद्धत्वात् उरसा श्वासम रुच्छति, ये होता है। ठीक है। और दोषे रूप अते चाग्नो सपिच्छम अतिसार्यते। अग्नि ये अगर दोष से उपहत है, उपहत है, हत है, अभी यहाँ पे उपहत है यानी कि उसकी एक वो मंद नहीं हुआ है तो उपहनन हुआ है, उसका हनन हुआ है, यानी उसका वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों में वो अग्नि का सत्यानाश होने वाला हो रहा है, नाश होने वाला है। उपहत, हनन हो रहा है। मंद अग्नि अलग बात है, ये हनन होना अग्नि अलग बात है। और वो सपिच्छम अतिसार्यते, अतिसरण होता है, या तो ऊपर आता है नहीं तो उसका अतिसरण होता है। चलो आगे चलते हैं। पृथक दोषे ही समस्तैर्वा जिह्वाहृदय संश्रितैः जायते अरुचिर आहारे तुष्टैरर्थस्य मानसैः कषायतिक्त मधुरैः विद्यान्मुखरसैः क्रमात् वात्याद्यैः अरुचिर जाता मानसीम दोष दर्शनात्। अभी यहाँ पे जो संप्राप्ति बताई है वो राजयक्ष्मा के वाले अरुचि की लक्षण बताई है, और स्वतंत्र रूप से जो अरुचि एक व्याधि होता है उसकी भी बताई है।
अगर ये राजयक्ष्मा में अरुचि का लक्षण है तो कैसे होगा? जो राजयक्ष्मा का पूर्व रूप वगैरह है उसके बाद ये संप्राप्ति दिखाई देगी। पृथक दोष ही समस्या रहा, अन्यथा स्वतंत्र रूप से अरुचि लक्षण जो दिखता है उसकी संप्राप्ति ये ऐसी होगी। पृथक दोष ही समस्या रहा, जिह्वा हृदय संस्कृत ही जायते। अरुचि आहारे दुष्टैर अर्थैश्य मानसै ही। तो अरुचि आहारे अरुचि, आहार में अरुचि, उसकी रुचि ना होना, प्यार ना होना, और दुष्टैर अर्थैश्य, इसका द्वेष होता है ऐसे अर्थों से, यानी कि शब्द स्पर्श रूप रस गंध से। अभी यहाँ थोड़ा मैं एक प्रयास कर लेता हूँ। हम लोग चले गए थे कभी, कुछ महाराष्ट्र की टीम से मैं मेंबर था, संस्कृत वाक प्रतियोगिता स्पर्धा थी, और स्पर्धा होने के बाद हम लोग हरिद्वार में गए थे। तो हमारे साथ हमारी दो बहनें भी थी, मेरे गुरुजी थे, और मेरा जो पार्टनर था वो भी था। दुर्भाग्य से मेरे वो गुरुजी भी नहीं रहे, डॉक्टर श्रीपाद भट्ट, और मेरा जो दोस्त था परशुराम परांस पे वो भी नहीं रहा। तो हम पांच लोग, और मेरे दो बहनें थी। तो हम लोग चले गए, हरिद्वार में घूम रहे थे, मार्केट में चले गए। तो वहाँ पे एक रास्ते पे एक शॉप था, वहाँ पे मैंने देखा कि गाजर का हलवा बन रहा है देसी घी में। वो बड़ा उनका कढ़ाई थी, और कढ़ाई में गाजर का हलवा बन रहा था। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी उसमें, बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा था सब। तो मेरी ये जो दो बहनें थी, वो कई उन्होंने कहा कि हमें गाजर का हलवा खाना है। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि बिल्कुल खाओ। तो मेरा ये दोस्त बोला कि मैं भी खाऊंगा। मैंने कहा यार ये यहाँ पे इतनी बदबू है, इसकी खुशबू अलग है, ये सब मार्केट में ऐसे भैंसे मंडरा रही है यहाँ पे। तो मैं तो इनका संतप्त तो हो गया। तो मैंने कहा ये बहनों, ये भैंसे भी आप जैसे दिखाई दे रहे हैं मुझे, ये भी आप भी ऐसे ही घूम रही है जैसे ये भैंसे घूम रही है, और आप लोग बहनें मेरी ये आप यहाँ पे ये खाओगे? आप यहाँ पे पैकिंग करवा लो, घर में जाके खाएंगे। वो बोली नहीं, हमें यही खाना है। तो छोरा एक दो तीन चार भी झगड़ा हो गया। मैंने तो कहा यार ये भैंसे हैं, यहाँ पे इतनी बदबू है, यहाँ इतनी गंदगी है, लोग यहाँ पे पान खाकर थूक रहे हैं, इसी पर रास्ते पर चल रहे हैं, छोटा रास्ता है, कोई स्कूटर जा रहा है, कोई ये लूना लेके जा रहा है, उस समय लूना थी, ये कोई हाथ वाली गाड़ी लेके घूम रहा है वहां पे, यहाँ पे बैलगाड़ी भी जा रही है। और यहाँ पे ऐसे माहौल में तो नहीं, मुझे ये गाजर का हलवा नहीं अच्छा लगता। आ, उसका जो उन्होंने दिया था पात्र, वो पकड़ लिया, ऐसा पकड़ लिया दोनों हाथों में, और वो मेरी बहनें बड़ी प्यार से वो मेरे हाथ से खा रही थी, चमचा लेकर वो खा रही थी, पत्तल का वो ये सब चमचा लेकर, चम्मच लेकर वो खा रही थी। तो अभी ये क्या था कि दृष्टर अर्थेश, यानी कि वो जो वहाँ का माहौल था, यद्यपि वहाँ का वो गाजर हलवे का गंधा अच्छा था, ऐसे हो जाता है। लेकिन ये अच्छा है, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगता, तो एक अरुचि आहार पे हो जाती है। ठीक। जब भी गाजर हलवे की बात निकलती है ना, तब मुझे वही सीन आ जाता है। और मैं थोड़ा, अब इसका परिणाम इतना गंभीर है कि अभी भी मैं गाजर हलवा उतनी चाव से नहीं खाता अभी भी। तो छोड़ दीजिए, क्या कथा है। तो अरुचिर आहारे दुष्टिर अरुचि का लक्षण है ये अरुचि, रुचि ना होना। और ये पहली बात है कि अरुचि। हेलो।
अभी आ रही है सर आवाज? अभी आ रही है आवाज, कट हो गई थी सर आवाज। ठीक है, ठीक। तो मैं कह रहा था कि अगर कषाय प्राधान्य है, वहां पे अरुचि भी है, खाने की इच्छा नहीं है, और मुख में रस, ये कषाय रस है, तो उसके वात प्राधान्य समझना चाहिए। अगर तिक्त रस है तो पित्त प्राधान्य, और मधुर है तो कफ प्राधान्य समझना चाहिए। वातादेही अरुचिम जाता मानसिम दोष दर्शनात्। दोष दर्शन अगर दिखाई पड़े आपको, तो ये भी दोष दर्शन अलग बात है। ये दृष्टि मानसी, ये अलग दोष है, लेकिन मानसी दोष दर्शन शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसके ही दोष है। लेकिन ये एक प्रकार, तो मैंने कहा कि वहाँ का माहौल देखकर हो जाता है, लेकिन कभी कभी वो अन्न देखकर भी अरुचि हो जाती है। कि जैसे कि चावल बनाए हैं, लेकिन वो अगर एल्यूमिनियम के बर्तन में ऐसे बड़ा बड़ा वो चावल बनाया है, लेकिन वो ये हो रहा है और वही उधर ही वो साफ कर रहे हैं, तो ऐसे दोष दर्शन से भी खाने में उसकी मन नहीं लगता, इसके कारण वो भी अरुचि हो जाती है। अभी यहाँ पे डायग्नोसिस का कारण, निदान का कारण क्या है? ये अगर अरुचि आपकी तत्कालीन है तो वो स्वाभाविक है, लेकिन ये अरुचि आपको अगर कुछ दिन ज्यादा दिखाई पड़ती है, 7 दिन है, 8 दिन है, कि नहीं खाने की इच्छा ही नहीं होती, तो उसमें मानसिक दोष दर्शन कम होते हैं और ये दोषों का प्रकोप ज्यादा हो जाता है। ठीक है ना? अगर मानसिक कारण है तो शायद हो सकता है 2-4 दिन, 2 दिन कि नहीं मुझे खाने की इच्छा नहीं होती, वो जब मैंने देखा था। कभी अभी एक उद्वेग आ जाता है, कुछ ऐसे खराब दृश्य देखते हैं, टीवी देखते समय भी अगर आप कुछ खराब दृश्य देखें तो खाने में जी नहीं लगता, रख देते हैं आप बाजू को, नहीं 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 मुझे खाना नहीं है। तो ये तत्कालीन अगर होता है तो उसमें कुछ दिक्कत नहीं है, वो कुछ काल से भी तत्कालीन होता है तो कुछ काल से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ये बात 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या कुछ ज्यादा है, तो आपको जरा थोड़ा ये स्वतंत्र रोग है कि सिर्फ लक्षण है, यहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है ना? वापिस एक बार बताता हूँ, ये कुछ तत्कालीन कारणों से हुआ है कि कुछ मानव पर आघात हुआ है, किसी के कुछ बुरी खबर सुन ली उसके कारण हुआ है, या कुछ अलग गलत दृश्य देख लिया, रास्ते में जाते समय कुछ दृश्य देख लिया, तो खाने पर की एक इच्छा उड़ जाती है, तो ये तत्कालीन रहता है। दूसरा खाना जो होता है वो ठीक हो सकता है, या दूसरे दिन खाना ठीक हो सकता है, जब आपका मन स्वास्थ्य प्राप्त हो तब ये आपका खाना ठीक हो सकता है। लेकिन अगर ये इसके बावजूद भी 2-4 दिन, 6 दिन, 7 दिन अगर ये होता है, तो आपको सोचना चाहिए कि स्वतंत्र लक्षण है कि परतंत्र लक्षण है। अगर स्वतंत्र व्याधि है तो उसकी चिकित्सा अलग होगी, और ये राजयक्ष्मा का लक्षण है तो आपको राजयक्ष्मा की चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो अभी अगली बार, आज के दिन मुझे लगता है 3-3.5 मिनट भी रह गए, तो आज के लिए काफी है। अगली बार सर्दी का विवरण आगे से करेंगे। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, 3 मिनट ही रह गए तो आज छुट्टी लेंगे। चलो, नमस्कार। धन्यवाद सर।